अस्सलाम वालेकुम। 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से सियासी हलकों में बहुत चहमगोइयाँ हैं कि जल्द आने वाली और ख़ास तौर पर NFC अवार्ड को रिव्यू किया जाना इसके अंदर एक बुनियादी शर्त के तौर पर सामने आएगा। ना सिर्फ ये होगा बल्कि सिंगल नेशनल करिकुलम और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन और इस तरह के दीगर अमूर जो हैं वो भी 28वीं तरमीम का हिस्सा होंगे। लेकिन हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, NFC अवार्ड के ऊपर भी और लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी उसके जो जवाबात थे 27वीं आइनी तरमीम के मौके के ऊपर, उससे लगता यह है कि वो आसानी से नरम नहीं पड़ेंगे और इसकी मुखालफत मुमकिन तौर पर करेंगे। तो क्या जो बाकी बड़ी सियासी जमातें हैं उसके ऊपर हुकूमत इस मसले के ऊपर राय आमा हमवार कर सकती है, उनको इंगेज कर सकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि PTI की जानिब से एक शिकायत पिछले चंद रोज़ से बार बार की जा रही है कि इमरान खान कैद तन्हाई में है और इमरान खान की फैमिली को भी उससे मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा। और उसकी बहनों ने तो गुज़श्ता रोज़ और भी प्रोटेस्ट किया क्योंकि शिकायत ये आई कि उनके ऊपर पानी वानी और इस तरह की चीज़ें फेंकी गई हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि एक पोलिटिकल इंगेजमेंट के साथ 28वीं आइनी तरमीम को पार्लिमान से पास करवा सके या इसके ऊपर पास करने के लिए वोटिंग की राह हमवार कर सके? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही MBS जो इस वक्त इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की तरफ देखें तो MBS इस वक्त अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और अमेरिका के दौरे के दौरान गुज़श्ता रोज़ जब वो US प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे तो वहाँ इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से बड़ा खुल के सवाल जवाब हुआ और उनका जवाब पहले आपको सुनाई देते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू सुनवाते हैं। सुनिए उन्होंने कहा क्या। We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. Or we're going to announce that we are going to increase that 600 billion to almost $1 trillion of investment. That's great news. We're going to sell them F-35s. That's the end of the question. अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि जैसे ही MBS अमेरिका पहुंचेंगे तो इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से उनके ऊपर दबाव आएगा। तो उनका जवाब भी बड़ा वाज़ेह अंदाज में है कि हम इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। 2 स्टेट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो अमली तौर पर पेशरफ्त चाहते हैं। तो इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है अगर सऊदी अरब के ऊपर दबाव आता है तो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर मुमकिन तौर पर साथ ही दबाव आएगा। तो इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए या दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं तारिर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात। तारिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, 28वीं आइनी तरमीम कब तक उसके ऊपर पेशरफ्त होने का इम्कान है? देखिए, अभी तो इस पर कोई ऑफिशियल कोई बातचीत नहीं हुई, कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई खदोखाल, कोई मुसवदा इसका भी तैयार नहीं हुआ। ऑब्वियसली जब कोई ना कोई इस पर संजीदा गुफ्तगू शुरू होगी तो इस पर ऑब्वियसली हमारी एलाइड पार्टीज़ हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, लीगल एक्सपर्ट से भी राय जो है इस पर ली जाएगी। मगर 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि मैं MQM का जो एजेंडा है और जो उनकी डिमांड है लोकल बॉडीज़ के हवाले से वो हमारे जहन में है और हमने उसको सपोर्ट भी किया। और इसी तरह कि सूबों की मर्ज़ी के बगैर NFC को उसमें रद्दबदल नहीं होगी और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा और एक मशावरत और एक अमल होगा इसके तहत तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ एक शेर हासिल गुफ्तगू होगी। तो अभी मैं समझता हूँ बड़ा कबल अज़ वक्त है। बिल्कुल ये मीडिया के अंदर डिबेट मौजूद है कि जी आज आई कल आई, मगर अभी फ़िलहाल इस पर कोई संजीदा और फॉर्मल गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। कोई होगी तो बिल्कुल वो आपके सामने उसको लाएंगे और उसका जो भी सेलियंट फीचर्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तारिक साहब, लेकिन 18वीं आइनी तरमीम के अंदर एक शर्त ये है, एक लाइन है जो ऐड की गई थी कि सूबों का हिस्सा जितना पहले है उससे कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है उसमें 57.2% रेवेन्यू जो है डिविजिबल पूल से वो सूबों को चला जाता है। वफाक उसके नतीजे में कई हज़ार अरब का बजट डेफिसिट करता है जिसको हम बैंकों से कर्जा लेकर पूरा करते हैं। तो हमारे पास प्लान बड़ा क्लियर है कि हमने करना क्या है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट मौजूद नहीं है। आपको अगर तो ये 7-8 हज़ार अरब सालाना जो बैंकों से आप कर्जा उठाते हैं इससे बचना है तो NFC को रिव्यू करना पड़ेगा। GB को आप ग्रांट देते हैं, वफाक देता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 7-7.5 अरब देते हैं, वफाक देता है। AJK को आप ग्रांट देते हैं, वफाक देता है। डिफेंस के लिए पैसे हम उधार लेते हैं, बेसिकली बैंकों से और बाहर से पैसा उठाते हैं और डिफेंस उसे चलाते हैं। दिस इज़ नॉट डूएबल। तो आपको करना तो ये है, कैसे करना है उसके ऊपर अगर आपके जहन में कोई खाका हो तो रोशनी डालिए। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये उधार वाली बात में अग्री नहीं करता। ये तो कोई बाइफर्केशन नहीं है कि फ़लाँ बजट उधार से जाता है और फ़लाँ नहीं जाता। तो दैट्स नॉट ट्रू। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट हेड्स हैं,
अब ये तो नहीं होता कि कहीं से उधार उठाया और डायरेक्ट जो है वो डिफेंस को दे दिया और दिफा के लिए उसको मुख्तस कर दिया, ऐसा नहीं है। डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, इनकम है, चीज़ें हैं, तो वो उसका एक डिफरेंट हेड्स है जिसके तहत ये बजट एलोकेट होते हैं। एनएफसी के हवाले से देखिए एक डिबेट ये भी चल रही थी और मैंने ये सुनी, एक दो लीगल एक्सपर्ट्स इस पे अपनी राय दे रहे थे कि शुड पॉपुलेशन बी एन इंसेंटिव, यानी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा शेयर मिले, तो इस तरह तो फिर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ये भी एक मंतक है, इससे अग्री करें डिसअग्री करें, इस पे डिबेट जरूर है। और देखिए पॉपुलेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से कि एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो पूरे मुल्क के अंदर, पॉपुलेशन की टास्क फोर्स या पॉपुलेशन कंट्रोल का जो महकमा है वो सेंट्रलाइज्ड हो और सूबों और वफाक मिलकर उसको चलाएं, तो ये डिफरेंट चीज़ें डिबेट होती रही, इस पे अंडर कंसिडरेशन रही। मगर जब भी एनएफसी की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, पॉपुलेशन की बात होगी, इसके साथ साथ लोकल बॉडीज की बात होगी, ये तमाम चीज़ें सूबों के साथ मशावरत होगी इस पे, और स्पेशली वो एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी सूबों के अंदर हुकूमत है, खुसूसी तौर पे उनके साथ मशावरत होगी। तो जैसे मैंने कहा अभी कबल अज वक्त है इस पर कोई हतमी राय देना इसके खदो खाल पे, तो ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर डिस्कस हुई, और बिलावल साहब ने भी जब ट्वीट किया तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उसमें लिखी, उस पर बहस भी होती रही, और जो बेहतर समझा गया, जिस पर कंसेंसस हुआ, वो मंजूर कर ली गई। तो ये बिल्कुल एक बहस डिबेट अपनी जगह मौजूद है, मगर अभी बहुत ही कबल अज वक्त है इस पे मजीद रोशनी डालना कि इसका खदो खाल क्या होगा, क्या चीज़ें इसमें डलेंगी, क्या नहीं डलेंगी। सो मैं समझता हूं कि चीज़ें एक डिबेट के तहत मौजूद हैं, मगर अभी वो स्टेज नहीं आई कि कोई हतमी शक्ल ये इख्तियार कर गई। सर, नए सूबों का भी है इसके साथ, तो नए सूबे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए आपकी राय में? देखिए मैंने उस दिन भी ये देखा, और इस पे मुख्तलिफ लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। देखिए कोई ना कोई जब प्रपोजल आता है उसकी कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए कि उससे गवर्नेंस बेहतर होगी नहीं होगी, उससे अवाम के हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे, उससे वफाक मजबूत होगा और एक मुल्क के अंदर मजीद कोहीजन और सिनर्जी आएगी नहीं आएगी। तो ये डिबेटेबल इशू है, इस पे एक डिबेट चल रही है, और इस डिबेट का क्या नतीजा निकलता है वो भी एक मशावरत और एक उस अमल के तहत होगा जिसमें कंसेंसस बिल्डिंग होगी। तो फिलहाल अभी ये ना इस पे कोई डिस्कशन हुई है, कुछ एकेडमिक्स इस पे बात कर रहे हैं, बट एज आई सेड इस पे अभी द ज्यूरी स्टिल आउट, अभी इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हो रहे हैं, तो इस पे कोई हतमी राय फिलहाल नहीं दी जा सकती। अच्छा सर, आपने कहा कि एनएफसी के ऊपर या इस तरह के दीगर इश्यूज़ के ऊपर जब भी बात होगी तो सूबों से मशावरत के साथ होगी, ख़ास तौर पर वो हुकूमतें जो वो पार्टियां जो सूबों में मुख्तलिफ सूबों में जिनकी हुकूमत है। पीटीआई की केपी में हुकूमत है और मुल्क में भी बड़ी जमात है, कौमी असम्बली में, सेनेट में भी उसकी प्रेजेंस है। आपकी इंगेजमेंट उससे माजी करीब में बहुत अच्छी हो नहीं पाई मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। अभी तो उनकी शिकायत जो है अलीमा खान और इमरान खान की बहनों की, वो ये है कि 2 हफ्तों से वो कैद तन्हाई में है और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। और गुज़श्ता रोज़ तो उनकी शिकायत ये थी कि उनके ऊपर पानी वानी गिराया गया, मैन हैंडलिंग की गई। तो इट शुड बी अवॉइडेड। देखिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला केपी को दावत दी कि आएँ, बैठें, बातचीत करें, अपने सूबे के मसाइल लेके आएँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, काउंटर टेररिज्म की बात करें। वो बहुत सारे इजलास हुए जिसमें वो नहीं आए, ये उनकी अपनी मर्जी है। वो समझते हैं कि वो एजुकेशन पॉलिसी देने की उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हेल्थ की पॉलिसी बनाना उनके जिम्मे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैपटॉप्स, इनोवेशन, आईटी, ये तमाम चीज़ें वो समझते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये उनकी अपनी सोच है, अपनी सियासत है। वो समझते हैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर वो और सियासत करना चाहते हैं, ऑप्टिक्स की, सोशल मीडिया की ज़रूर करें, उस पर उनका अपना एक राइट है। तो हम तो उनको कहा कि बातचीत करें, उन्होंने नहीं की। तो हमने फिर बेहतर समझा कि 27वीं आईनी तरमीम में हमने एलाइड पार्टी से बात की। और देखिए फ्यूचर में क्या मुशावरत होती नहीं होती, मगर अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली ऑन रिकॉर्ड हैं, जब उन्होंने असम्बली के अंदर ये बात की
कि मशावरत के अमल को चलाया गया, कमेटी बनी, उससे पीटीआई ने बैकआउट किया कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने मुज़ाकरात को सैबोटाज किया, कमेटी तोड़ी और वो वॉकआउट कर गए। तो देखिए, गवर्नमेंट ने तो हमेशा कहा कि जी बातचीत होनी चाहिए, बातचीत चलनी चाहिए, सियासी टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, मामलात आगे बढ़ने चाहिए, मगर उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। जहां तक उनकी बहनों का ताल्लुक है, देखिए मैं कल भी देख रहा था कि देखिए ये खवातीन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने गालियां दी वो तो किसी को नजर नहीं आया, और गलीज गालियां दी गई खवातीन पुलिस एहलकारों को सरेआम, और वहां पे कोई मर्द पुलिस वाला इनके नजदीक भी नहीं आया। और हर चीज की वीडियो मौजूद होती है, छोटी से छोटी चीज की वीडियो लगाते हैं। जो ये क्लेम कर रहे हैं जी बड़ी हाई हैंडेड से धक्के दिए गए, घसीटा गया, उसकी कोई वीडियो एविडेंस सामने लाए। अगर ये हुआ, चले हम इसको कंडेम भी कर देते हैं, मगर इनके दौर में, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर इनके साथ ये हुआ जिसका कोई सबूत ये देने से कासे रहे हैं, हम कंडेम भी कर देते हैं। मगर इनके भाई साहब ने सरेआम कहा कि मरियम बीबी मेरा नाम ना लिया करो इतना ज्यादा। आपको याद होगा वो जलसा, वो काबिल इधर तो अफसोस चले थी पुलिस सड़क क्लियर करवा रही थी ना, नहीं इधर तो देखे ना, खवातीन पुलिस एहलकार सड़क क्लियर करवा रही है, वो कह रही है सड़क छोड़ दें, रास्ता बंद ना करें, ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, आगे से ये गालियां दे रही हैं। और इनके भाई साहब एक खातून पॉलिटिशियन को कह रहे हैं कि मेरा इतना नाम ना लिया करो, तुम्हारा खावंद नाराज हो जाएगा। ये हमने सारों ने सुना, में बड़ी तकलीफ हुई। तारिक साहब, किसी चीज को भी नामुनासिब हरकतों को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप उसकी फैमिली को उससे इंटरेक्शन करने दें तो वो शायद हमारी पॉलिटिकल नॉर्म्स के अंदर एक अच्छा जेस्चर होगा। फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। आपकी बात तो मैं आप नहीं देखे ना, मैं तो पहले ही कहा कि अव्वल तो अगर ये हुआ जिसका इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, ये तो मतलब गाड़ी से उतरते तो वीडियो बनाते हैं, गाड़ी में बैठते हुए वीडियो बनाते हैं, कोई इसका सबूत नहीं इन्होंने दिया कि हाई हैंडेडनेस हुई है। मुलाकात तो नहीं हुई ना, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? कानूनी देखिए, एक कानूनी प्रोसीजर मौजूद है मुल्क के अंदर, एक कोई जेल मैनुअल है, उसका कोई तरीकेकार है, ये उसको अडहियर करेंगे तो ठीक है। ये रोज वहां पे जलसा करेंगे, एक मजमा लगाएंगे और एक पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए ये कानून के अंदर लेड डाउन क्लियर कंडीशंस हैं। ये रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वहां पे, तो ये कानून के दायरे में रहेंगे तो कानून भी इनकी मदद को आएगा। नहीं सर, कानून मदद को नहीं आ रहा है, इसमें तो कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद है, इसके बावजूद मुलाकात नहीं होती। तो मेरा तो ख्याल है सियासी जेस्चर ही होना चाहिए कि फैसिलिटेट करें, क्या हो भाई मुलाकात करो, क्या इतराज है? ये उसको सियासी डेरे के तौर पे चलाना चाहते हैं ना जेल को, कि डेलीगेशन आ रहे हैं और वो रोज एक वहां पे मेला सा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर्स इनके फिर भी नहीं होते। मगर हैविंग सेड दैट, मैं तो यही कह रहा हूं कि कानून मौजूद है, ये कानून को मानेंगे तो कानून इनको मानेगा। ये नहीं हो सकता कि ये कानून को ना माने और साथ कहें नहीं कानून हमारी माने, तो ये डबल स्टैंडर्ड चल नहीं सकता। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो थोड़ी सी एक तलखी पैदा हुई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ पिंडी में जो कुछ कर रहे हैं कर लें, फिर केपी में हम आपके साथ करेंगे। तो ये तनाव अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि एक एमिकेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे पानी उनके ऊपर गिरेगा, केपी में वो हो सकता है किसी और के ऊपर गिराए, तो ये सूरत हाल तो खराब होगी। किसने रेज किया? नहीं, ये टेम्परेचर किसने रेज किया? किसने गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया? किसने लोगों के घरों पे अटैक करवाए? किसने लोगों की घरों की खवातीन को जेलों में बंद किया? किसने एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया? किसने एक बहन को चांद रात को गिरफ्तार किया? और उसके बाद इस कल्चर को परवान चढ़ाया कि खवातीन के हवाले से कमेंट देना और कहना कि क्योंकि ये बाहर निकलती घर से इसके खिलाफ कमेंट जायज है, जो घर बैठी उसके खिलाफ कमेंट जायज नहीं। देखिए ये जो कल्चर है इसको फरोग दिया गया ना इस मुल्क के अंदर, और इन्होंने दिया है, नफरतें इन्होंने बढ़ाई हैं, ये टेम्परेचर इन्होंने रेज किया है। तो हम तो कंडेम करते आए हैं शुरू से इनकी तमाम ऐसी हरकतों को। तारिक साहब, जो मुल्क के अंदर सियासी फिजा है उसके अंदर फिर मुश्किल फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जहां आपको ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए हो, उसी के अंदर एक इशू वो है जो इस वक्त मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, और आज आए या कल आए, मैंने अभी MBS का आपको स्टेटमेंट भी सुनाया, वो दबाव आना है पाकिस्तान के ऊपर। जब सऊदीज़ को वो बोलते हैं तो सऊदीज़ कहते हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया को आप साथ शामिल करें, फिर इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ हमारी पेशरफ्त हो सकती है। तो ये प्रेशर आप पे आने वाला है, आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, ऐसी फिलहाल मेरे तक तो ऐसी बात अभी नहीं आई, और ना इस पे कोई डिस्कशन हुई है, और मेरा ख्याल है इस पे बेहतर कमेंट मोफा करे तो बेहतर है।
और जब भी मैं अभी तक मैंने ऐसी कोई बात हुकूमती सर्कल के अंदर नहीं सुनी, एंड आई वुड लीव इट फॉर द फॉरेन ऑफिस टू रिस्पॉन्ड बेटर। सर, जो 8 कंट्रीज जिन्होंने उस ट्रंप के प्लान को सपोर्ट किया था उसके अंदर पाकिस्तान भी था, और हमें उस सिक्योरिटी फोर्स का भी मुमकिन तौर पर हिस्सा बनने के ऊपर फैसला करना है। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, हमने यूएन के अंदर उस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उस प्लान को भी, ट्रंप के प्लान को जो सपोर्ट करने वाली रेजोल्यूशन है उसके लिए भी वोट किया। उस ट्रंप के साथ उस मीटिंग में जो ममालिक थे, टर्की था, इंडोनेशिया था, जॉर्डन था, टर्की था, पाकिस्तान था, उसमें भी हम साथ बैठे थे। तो हमारी उसमें अब स्टेक्स हमारे बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई। देखिए, हमारा जो किरदार था सीज फायर के हवाले से जो दीगर इस्लामी अरब ममालिक का था, वो बिल्कुल सीज फायर में हमने अपना किरदार अदा किया। आगे क्या वे फॉरवर्ड बनता है, मुझे अभी इसका उस तरह से इल्म नहीं है। एंड जैसे मैंने कहा कि बेहतर है कि इस पे फॉरेन ऑफिस कमेंट करे, मगर पाकिस्तान की तो ख्वाहिश थी कि एक अमन कायम हो, एक सीज फायर हो, और वो सीज फायर अचीव हुआ। व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, टाइम विल टेल, एंड आई विल लीव इट फॉर द फॉरेन ऑफिस टू कमेंट ऑन दैट। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, बहुत आजकल वो यहाँ गॉसिप चलती है बाद इश्यूज़ के ऊपर, तो जनरल फैज़ के हवाले से भी जो 9 मई वाले मामला थे या वो एक सोसाइटी वाला मामला था, तो जनरल फैज़ का जो ट्रायल है वो भी किसी हतमी स्टेज पर, हतमी मरहले पर पहुँच चुका है। कुछ उसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मैंने भी मीडिया रिपोर्ट्स ही सुनी हैं, और लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। और रेस्ट अश्योर्ड कि उसमें देखिए जो इंसाफ के तकाजे वो पूरे होंगे। बहुत अरसे से वो ट्रायल चल रहा है, और वो जिस भी स्टेज पे होगा उस पर ISPR कमेंट करेगा कि जी अब इस स्टेज पे है, और जो भी उसका जब भी कोई फैसला आएगा तो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन विल शेड लाइट ऑन दैट। तो मैं तो ये जो रिपोर्ट्स हैं जितनी भी अभी तक मेरे तक आई हैं वो अभी तक मीडिया के अंदर ही हैं, और इस पे अभी तक मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, बट बहुत अरसे से चल रहा है और किसी न किसी वक्त कंक्लूड होना है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। अल्लाह ताला साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे तो US कांग्रेस की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि पाकिस्तान ने मार्का हक में वाज़े कामयाबी हासिल की, और पाकिस्तान ने जो भारतीय फ़िज़ाइया के जहाज़ मार गिराए उसका भी इस रिपोर्ट के अंदर तज़किरा है। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ मेहमान होंगे और हम उनसे इस रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमने MBS का वो स्टेटमेंट आपको सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मसला फ़लस्तीन के ऊपर 2 रियासती जो हल है उसकी तरफ भी पेशरफ्त हो। तो ये पाकिस्तान और इंडोनेशिया इन जैसे ममालिक के लिए भी दबाव का बायस बन सकता है। अगर सऊदी अरब इसके ऊपर पेशरफ्त करता है तो हमारी क्या पोजीशन होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो दफ़ाई मुआहदा हो रहा है उसमें उन्होंने मेजर नॉन नेटो एलाई सऊदी अरब को करार देने का अमेरिका ने अनाउंसमेंट की है। ये पाकिस्तान को भी उन्होंने बनाया था 9/11 के बाद। तो वो कहने को तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है मेजर नॉन नेटो एलाई, लेकिन जब तक तो सऊदी अरब के पास 600 या 1000 अरब डॉलर खर्च करने के लिए अमेरिका के लिए हैं तो तब तक तो वो गर्मजोशी बरकरार रहेगी, अदरवाइज़ ये काफ़ी एक मीनिंगलेस बन जाता है। और लास्टली इसके अंदर सिविल न्यूक्लियर यूज़ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें नज़र आती है वो सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से बातचीत है। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या पेशरफ्त है, और इसके अलावा जो US कांग्रेस की रिपोर्ट है जिसमें उस 4 रोज़ा जंग का फातह पाकिस्तान को करार दिया गया, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, दोनों पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, और एजाज़ चौधरी साहब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। एजाज़ साहब आपको भी और खालिद चिश्ती साहब आपको भी दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सर, आपसे पहले एजाज़ साहब आप ही से शुरू करूँगा। जो सिविल न्यूक्लियर यूज़ है ये एक बड़ा ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ हो सकती है सऊदी अरब के लिए। मैं सोचता नहीं था कि शायद अमेरिका में इसके ऊपर बातचीत होगी, लेकिन शायद 600 से 1000 अरब डॉलर की बात करने के बाद ये डूएबल हो गया अमेरिका के लिए और सऊदी अरब कामयाब हो गया। आइंदा क्या देखते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जो साथ वो चीज़ मांग रहे हैं इब्राहिम अकॉर्ड वाली, वो सऊदी अरब के लिए करना आसान नहीं होगा। जी शुक्रिया नदीम साहब। ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन तो काफ़ी मुल्कों के दरमियान है, कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। UAE ने तो रिएक्टर लगाए हैं कोरिया की मदद से, और सऊदी अरब को अगर अमेरिका ना देता तो कोई और दे देता, तो वो तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी बात नहीं है।
उससे हमको बहुत बड़ा मतलब निकले। सिर्फ ये है कि अमेरिका इस वक्त वो कर रहा है उनको एक किस्म का, उनको क्योंकि उनको ये खतरा पैदा हो गया था अमेरिका को कि सऊदी अरब जो है कतर पे इसराइल की हमले के बाद से, जो स्ट्राइक हुई थी उसके बाद से सोचने लग गया था कि क्या हमें जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका की तरफ से अवेलेबल था वो क्या उसमें दरारें पड़ गई हैं, क्या हम कहीं और देखना शुरू कर दें। तो जब पाकिस्तान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया तो अमेरिका के एक जगह पर कहीं बात होती थी ये कि जी अब चाइना का जो इक्विपमेंट है या सऊदीया को जो हम इक्विपमेंट दे रहे हैं चाइना को तो ना पहुंचे, इस तरह की बातें चेमगोइयाँ शुरू हुई थी। तो अमेरिका ने फिर इनको अपने तरफ दोबारा राग़िब करने के लिए नॉन नेटो मेजर एलाई का भी किया है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी किया है, और शायद बाकी भी चीज़ों में उनको एक किस्म की जिस किस्म का प्रेस्टीज, जिस किस्म का उनको दर्जा दे रहे हैं, मेरा ख्याल है सऊदी उसमें खुश हैं। जवाब में सऊदी जितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 1 ट्रिलियन तक की बात कर रहे हैं, तो ये तो उनके लिए सबसे बड़ा जो ड्रीम कम ट्रू तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होगी। जो अब्राहम अकॉर्ड पे तो मैं नहीं समझता कि वो, ठीक है आप बेशक बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो सऊदी अरब इतने आराम से इन चीज़ों के बदले में अब्राहम अकॉर्ड पे आएगा। उसको उसकी पोजीशन मेरे ख्याल में काफ़ी मुस्तहकम रही है कि एक वो नहीं चाहते हैं कि जब तक वहाँ पे क्रेडिबल रास्ता ना निकले, पाथवे ना निकले पैलेस्टाइन स्टेट का, मेरा नहीं ख्याल वो उस तरफ जाने को तैयार हैं। और ये अलबत्ता एक सऊदी अरब के लिए अच्छी है, पाकिस्तान को इस पर कोई मसाइल नहीं होने चाहिए, तो पाकिस्तान तो खुद उनका डिफेंस पार्टनर बन गया है सऊदी अरेबिया का, तो मामला जो हैं वो हमारे लिए तो कोई तशवीश नहीं रखते। जी दुरुस्त है। खालिद चिश्ती साहब, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स लगनी है गज़ा के अंदर, उसके अंदर भी पाकिस्तान उन 8 ममालिक में शामिल था जो ट्रंप के साथ बैठे हुए थे उस 20 नुकात की हमायत करने में, और अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमने उस रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट किया। तो आने वाले दिनों में इब्राहिम अकॉर्ड भी और ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें पाकिस्तान की तरफ यकीनन वो देखेंगे कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी फोर्सेस के हवाले से, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, इस दफ़ा जो पीस कीपिंग है ये बहुत चैलेंजेस है जो यूनाइटेड नेशन ट्रेडिशनली करता रहा है मुख्तलिफ इंडोनेशिया में या सोमालिया में या किसी और जगह पर। ये इसलिए डिफरेंट है कि इसमें स्टेक होल्डर जो है, और ख़ास तौर पर जिसको इंगेज किए बगैर पीस मुमकिन नहीं है, वो ख़ुद बहुत पावरफुल है, जो कि इसराइल है। इसराइल इतनी बड़ी, ज़ाहिर है एक मिलिट्री पावर है, उसकी डिज़ाइन इतने वसी हैं, अमेरिका के पीछे बैकिंग है, तो इसको ये बहुत मुश्किल होगा इन्फोर्स करना। जो चीज़ देखने वाली थी, और मैं कई दिनों से पॉइंट आउट कर रहा था, जब ये प्रेसिडेंट अमेरिका ने ये ब्रूज किया था, ट्रेड का किया था, तो मैं यही कहता था कि ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक एग्रीमेंट है। यूनाइटेड नेशन चाहे रबर स्टैम्प बन चुकी है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक प्रेशर तो बहुत होता है जब 150 मुल्क आपके तकरीबन फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर लें, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फॉर्मली नहीं कोई, या अगर होती कोई इस तरह की टेबल मूव तो वीटो कर दिया जाता। तो ये इस बैकड्रॉप में प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ था। लेकिन जो चीज़ देखने की है वो ये है कि इनके रूल्स क्या हैं, यानी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इन जिस मुल्कों की भी फोर्स आएगी उसकी एम्पावरमेंट क्या है, उसके बायलॉज क्या हैं, उनकी अथॉरिटी क्या है, रूल्स डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। वो उसमें इसराइल की अगर स्टेक ज़्यादा केटर किया जाता है तो फिर ये उतनी मीनिंगफुल नहीं होगी जितनी हम देखना चाहेंगे। जाहिर है आया ये सिर्फ पुलिसिंग के लिए होगी या किसी का टेररिज्म को रोक सकती है, और टेररिज्म का डेफिनेशन कौन करेगा? वो इसराइल अगर टेररिज्म करे तो वो भी काउंट होगा, या सिर्फ हमास स्पेसिफिक टेररिज्म काउंट होगा? तो ये सब कुछ देखने के बाद इस पूरे सेटअप के अंदर एक चीज़ पॉजिटिव हुई है कि यूनाइटेड नेशंस की इंडोर्समेंट हो गई है, ये तो फॉर्मल हो गया। ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस के रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट ग्लोबली जब भी उनकी पीस कीपिंग फोर्स जाती है उसके रूल्स ऑफ द गेम्स क्लियर होते हैं, एंगेजमेंट टर्म्स बड़ी क्लियर होती हैं। लेकिन इस सूरत में मैंने जो पहले अर्ज किया कि क्योंकि इसराइल फैक्टर बड़ा स्ट्रांग है, पीछे अमेरिका है, तो उनकी मर्जी शामिल किए बगैर मुझे नहीं लगता कि किस तरह के होंगे, कितने ट्रांसपेरेंट होंगे और कितने एम्पावर्ड होंगी ये पीस कीपिंग फोर्सेज मुख्तलिफ मुल्कों की जो होंगी। एजाज साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है और सिक्योरिटी पीस कीपिंग के हवाले से जो फोर्स की कंट्रीब्यूशन है उस पर हमें क्या करना चाहिए, क्या पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए, इस पे मैं चिश्ती साहब से मुतफिक हूँ कि अभी इसके ऊपर थोड़ी सी सोच विचार और होनी है, क्योंकि ये टिपिकल यूएन पीस कीपिंग मिशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि वो सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे जाके या इसराइली डिफेंस फोर्सेस से लड़ती जाए या हमास से लड़ती पाई जाए। तो इस वजह से 2-3 चीज़ें इसमें पहले होनी है बिफोर
ये फोर्स जो है इंस्टॉल होगी। पहला तो ये कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस विदड्रॉ करें, क्या वो तैयार होंगे विदड्रॉ करने के लिए, किस हद तक तैयार होंगे। और दूसरा ये है कि जो हमास है वो डिसआर्म करे, वो तो नहीं डिसआर्म होना चाह रही है। तो फिर आईएसएफ क्या बीच में एक आके पंचिंग बैग बन जाएगी दोनों की तरफ से। इसलिए इसकी जो टीओआरस हैं कि वो किस हद तक इन्वॉल्वमेंट होगी, ये तय करनी अभी मेरे ख्याल में बाकी है। और इसके अंदर थोड़ी सी कुछ गारंटीज चाहिए होंगी। एक बड़ा उसमें एक अच्छी बात जो हो रही है वो ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एक्टिवेट किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने भी कहा है कि ठीक है, यूनिफाइड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का अगर होगा मामला, यानी पहले तो ये था ना कि हमास जो है वो गाजा में थी और वो वेस्ट बैंक में थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, अगर वो दोनों पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है और वो उसको मैनेज करते हैं बड़ी हद तक, तो फिर शायद मामला थोड़ा आसानी हो जाए। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस की विदड्रॉल मेरे ख्याल में ये एक क्रिटिकल कंडीशन होगी फॉर आईएसएफ टू कम इन। मुझे लगता है अभी इसकी टीओआरस वगैरह बनेगी और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले बोर्ड ऑफ पीस बनेगा और वो देखेंगे कि पहले ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। मोस्ट प्रॉब्ली ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इन्वॉल्व करेंगे और देखेंगे, पहले टेस्ट करेंगे कि हमास जो है वो कितना उसको रेजिस्ट करता है। जी। और सर, इब्राहिम अकॉर्ड पे हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए? हमारी पोजीशन यही होनी चाहिए कि जी पहले जो हमने, मेरे ख्याल में इस लिहाज से पाकिस्तान की शाबाश है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं की। इवन जब ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया तो उसका जो ईओवी था, एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, उसमें भी फिर खुलकर उन्होंने कहा था कि हम वो स्टेट चाहते हैं जो क्रेडिबल हो और इरिवर्सिबल हो। और सऊदी अरबिया भी यही कहता आया हमेशा से कि भाई हम एक क्रेडिबल पाथवे चाहते हैं उसके लिए। अब इसमें यह है कि अगर सऊदी अरेबिया किसी स्टेज पे लेट्स से स्टेट बन जाती है, कोई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के तहत ही बन जाती है वो वाली स्टेट, और इजराइल उसको रिकग्नाइज कर लेता है, तो प्रॉब्ली सऊदी अरेबिया और ओआईसी भी मान जाएगा, तो उस केस में पाकिस्तान भी मान जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेट ही नहीं बनती तो मुझे नहीं नजर आता कि सऊदी अरेबिया इतने आराम से इस बात पे राजी हो जाएगा कि हम शामिल हो जाएं। ठीक है, सऊदी अरेबिया और हमारी पोजीशन में थोड़ा सा फर्क ये है कि सऊदी अरेबिया कहता है अगर क्रेडिबल किस्म का पाथवे भी बन जाए तो भी चल जाएगा मामला। हम ये कहते हैं कि नहीं वो स्टेट बननी चाहिए, बल्कि हम तो यहाँ पे जाके कहते हैं कि जी 1967 की जो वॉर थी उससे पहले वाले जो बॉर्डर्स थे उस पे और ईस्ट जेरूसलम को उसका कैपिटल होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब और ओआईसी दोनों जो है उस वक्त तक नहीं उसको रिकग्नाइज करेंगे जब तक ये स्टेट जो है वो बना नहीं दी जाती किसी न किसी किस्म की। इसराइल इस वक्त प्लेइंग हॉट बॉल, वो आपको पता है नेतन्याहू साहब बयान दे रहे हैं कि जनाब हम वो स्टेट नहीं मानेंगे, और साथ ही साथ वो धमकी ये लगा रहे हैं कि एक आध जहाज भेज दिया कुछ गजा के लोगों को भर के साउथ अफ्रीका में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये चीज़ जो है आप इसको एक्सेप्ट कर ले, अगर नहीं करेंगे तो अल्टरनेटिव ये होगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड जो है मैं नहीं समझता, कम अज़ कम मैं नहीं देख रहा कि सऊदी अरब उसको उस पर आएगा जब तक कि किसी किस्म की रियासत नहीं बनती फलस्तीन। सही है। अच्छा, एक इंडियन सीडीएस का स्टेटमेंट अनिल चौहान का अपने त्यारे गिरने के हवाले से था। उसके ऊपर इंडियन मीडिया ने कोशिश की कि बिल्कुल मट्टी डाल के आगे चले जाए, लेकिन यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट जो है उसने उसके ऊपर आज दोबारा से कुछ 60-70 दफ़ा तो ट्रंप लगा चुके हैं, लेकिन आज उस कांग्रेस रिपोर्ट ने एक दफ़ा दोबारा मोहर लगा दी कि वो मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी वाज़ेह कामयाबी दी। खालिद चिश्ती साहब, ये जो कांग्रेस की रिपोर्ट है उसका फोकस तो चाइनीज़ इक्विपमेंट के हवाले से है, लेकिन उसने साथ पाकिस्तान की वाज़ेह बर्तरी जो है उसकी तस्दीक ज़रूर कर दी, और बल्कि उसके अंदर जो फ्रेंच एयर चीफ है उसकी भी एक स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया हुआ है, हवाला उसका दिया हुआ है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि 3 जहाज़ इंडिया के तो कंफर्म हमारे पास एविडेंस है, जिसमें एक राफेल है, एक वो 2000 है मिराज, और एक शायद रशियन SU-27 है। तो 6 के तो मतलब बात हो रही है, लेकिन 3 के वो मतलब कह रहे हैं कि हाँ तस्दीक कर रहे हैं कि 3 तो गिरे हैं। तो ये रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, और जो आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइनीज़ कॉपरेशन है वो किधर जाता नजर आता है? देखिए मलिक साहब, जब ये सीडीएस ने कहा था सिंगापुर में, तो उससे पहले पाकिस्तान ऑफिशियल्स यानी आईएसपीआर हमारे और पीएफ के एयर वाइस मार्शल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 मई को कर चुके थे। हमने क्लेम एग्जैक्ट किए थे, उस वक्त 6 किए थे, बाद में एक 7वां जहाज ऐड हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। जो सीडीएस ने जब कहा था तो आप इमेजिन करें कि उस वक्त उन्होंने एक भी जहाज का क्लेम नहीं किया था कि इंडिया ने भी कोई मारे हैं, और फिर 93 दिन बाद 9 अगस्त को इंडियन एयरफोर्स चीफ आते हैं और आकर कहते हैं कि हमने 5-6 जहाज मारे हैं, फिर भी नहीं बताते, फिर कहते हैं बड़ा जहाज भी हो सकता है, F-16 भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज भी हो सकता है। ये उनकी एलिमेंट ऑफ श्योरिटी था या कॉन्फिडेंस था 93 दिन के बाद।
उसके 2 महीने और गुजरे, यानी 5 महीने गुजर गए तो इंडियन एयरफोर्स चीफ फिर आकर कहते हैं कि हमने 10-12 जहाज मारे हैं। तो आप इमेजिन करें, एक आपकी कन्विक्शन खुद बोलती है। देखिए, पाक फ़िज़ाइया के नुमाइंदे आए, उन्होंने एक साइलेंस ग्रेस रखी पिछले 5 महीनों में, जब से या 6 महीनों में, जब से उसके बाद दोबारा पीएफ का कोई ऑफिसर आपको, एयरफोर्स चीफ तो बिल्कुल ही नजर नहीं आए। उधर इंडियन एयरफोर्स चीफ हर महीने 2-3 बाद आके अपने आप को रिकन्फर्म करते हैं, लेकिन आप खुद इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करके देख लें, कोई भी उनको ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाता, कोई उनको जगह ही नहीं दे रहा किसी न्यूज़पेपर में कि वो कह रहे हैं। ये क्रेडिबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम इट के प्रेसिडेंट ट्रंप कितनी दफ़ा कह चुके हैं, और अब उन्होंने 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट भी कह दिया। मेरा ख्याल है वक्त आने का इंतजार शायद इंडिया कर रहा है कि वो नाम भी ले दें कि किस मुल्क के थे। अब ये मेरा ख्याल है, और मैं 3-4 महीनों से ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को एक ग्रेसफुल एग्जिट ले लेना चाहिए बाय सेइंग कि नुकसान हो गया, जैसे उनके सीडीएस ने पहली दफ़ा कहा था। उसमें उन्होंने कोई जहाज़ मेंशन नहीं किए थे। अभी हमारे पास टेल नंबर भी हैं 4 रफेल के, हर जहाज़ की लोकेशन हमने दे दी, हमने ट्रेल दे दिए, कॉकपिट डिजिटल फुटप्रिंट दे दिया, रेडियो कॉल सुना दी। इंडिया ने क्या किया इतने दिनों में? कुछ भी नहीं। दुनिया सारी मानती है। एक बीबीसी का एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पियर्स मॉर्गन, आप उनका एक यूट्यूब पे उन्होंने एक अपना पूरा एक टॉक डाली है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है द व्हाई द वेस्ट सर्कल्स आर अलार्म्ड बाय द पीएफ रैपिड मिलिट्री डेवलपमेंट। और उसमें ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने पीएफ की ट्रांसफॉर्मेशन को कहा है कि पाक फिजाई इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हुई है कि उन्होंने नेटो के वेस्ट के तमाम जो टैक्टिक्स, उनके वेपन्स को ऑब्सलीट करके रख दिया है। जिस तरीके से वो लड़ी और जिस तरीके से उसने साबित किया। और बात ठीक है, एक बात मैं आखिरी जरूर इस पे ऐड करूंगा कि आज तक जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का रिकॉर्ड था दुनिया का, वो डे टाइम पे था। इराकी एयरफोर्स के खिलाफ था, जो ऑलमोस्ट ग्राउंडेड थी। नो फ्लाई जोन जब इम्पोज हुआ था, अमेरिका के F-15C ने 140 किलोमीटर पर MiG-25 को मारा था। ये 140 किलोमीटर आज तक दुनिया की लॉन्गेस्ट रेंज थी और दिन के वक्त थी। इधर पाक फिजाइया ने रात के 12:30 बजे 8 जहाज मारे हैं 170 से लेकर 198 किलोमीटर तक। तो ऑब्सलीट तो दुनिया सही समझ रही है कि ये सारे टैक्टिक्स ऑब्सलीट कर दिए हैं, क्योंकि इन्होंने जाहिर है वो जो मिसाइल्स थे जो उनको ऑब्सलीट कर दिया। मैं एक छोटी सी मिसाल और ऐड कर देता हूं। हमारे पास सिर्फ 75 F-16 है, जिनकी रेंज निस्बतन कम है, इसमें कोई शक नहीं, उन पर जो मिसाइल लगते हैं। इजिप्ट के पास 200 F-16 है, उनके पास जो रेंज है 35 से 70 किलोमीटर की रेंज है। तो कहां गए वो एज कंपेयर टू PL-15? इजराइल के पास जो जहाज है उनकी डबल रेंज है, उन्हीं जहाजों पर उनको मिसाइल ऐसे दिए गए हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में है, लेकिन आज तक इतनी लॉन्ग रेंज नहीं फायर किए गए, और ये मोस्ट ऑब्वियसली अकम्पलिश्ड है। अब दुनिया सारी मानना शुरू हो गई। मेरा ख्याल है थोड़ा सा दिन और वेट करें तो मुझे लगता है टेल बाय टेल, मेरे पास तो 4 टेल नंबर हैं राफेल के। मेरे पास स्क्वाड्रन भी है कि हाशिमारा में जो स्क्वाड्रन था 101 और 17 स्क्वाड्रन जो दूसरा हाशिमारा था, किसका एक हुआ, 3 दूसरे जहाज के स्क्वाड्रन के हुए। आई एम श्योर दुनिया भी अभी जल्द मान जाएगी इंशाल्लाह इसको। एम्बेसडर जमील साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एम्बेसडर साहब, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस रीजन के अंदर भी और गल्फ के अंदर भी, वो बड़ी रैपिडली उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन, ये यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट तो चाइनीज़ फोकस है, लेकिन पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन और सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट और गजा के अंदर पाकिस्तान का रोल, आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो बहुत बड़ी तगय्युरात आ रहे हैं जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इस पूरे खित्ते में। अब ये तो एक जनरल सी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर इसका तकाबली जायजा लिया जाए तो एक तरफ आप देखें कि चाइना के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क, इवन सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात काफी बेहतरीन हैं चाइना के साथ, और इवन रशिया के साथ। और आज मेरा एक बहुत बड़ी चैनल पर, इंडियन चैनल पर, मैंने इस चीज का जिक्र भी किया है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से। और उस बैलेंसिंग को तो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है व्हाइट हाउस में, कल से क्राउन प्रिंस की वहां मौजूदगी में जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के तनाजुर में अगर देखा जाए और इस तनाजुर में भी देखा जाए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 2803 पास हुई है परसों, जिसमें कि ये 20 पॉइंट्स पीस प्लान का जो है वो जिसमें जिक्र है और जिसको के एनेक्स किया गया उससे, और उस तनाजुर में जहां 2 बड़े कंट्रीज ने, वीटो पावर्स ने ऑब्स्टेन किया है, उन्होंने वीटो नहीं किया, और वो इस तमाम चीजों की एक टेस्टमनी है कि जियोपॉलिटिकल मामलात इस खत्ते में क्या जा रहे हैं। चाइना, रशिया अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज द स्पेस इन दिस रीजन, बट एट द सेम टाइम इफ वन ऑफ देम हैड वीटोड इट, अगर इन दोनों में से दोनों वीटो करते, एक करता, एक ही काफी था, या उस पर एतराज करता, तो ऐसी सूरत में ये जो ममालिक इस खित्ते के हैं वो ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि ये ग्रुप है, न सिर्फ ये 8 मुल्कों का ग्रुप, पाकिस्तान भी एक सरफहरिस्त मुल्कों में से है,
न सिर्फ ये ग्रुप है बल्कि इस ग्रुप के पीछे वो तमाम ममालिक हैं जो न सिर्फ मेंबर हैं OIC के, बल्कि उनके जो अपने एलाइज हैं इन तमाम मुल्कों के, वो भी इस चीज के हामी थे जो आपने देखा 2803 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जिसकी मैंने बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया का जो स्पेस कम हुई है सीरिया में, और रशिया की और चाइना जो समझता है कि 1 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार अब जो क्राउन प्रिंस के जाने के बाद अनाउंस हुआ है, उसकी वजह से उनके इंटरेस्ट को फर्क पड़ेगा। तो दिस कंपटीशन वुड गो ऑन, दैट्स वन पार्ट। सेकंड इज द स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ इट। स्ट्रेटेजिक पार्ट में विन विन गेम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट पहले से मौजूद है, और अब स्ट्रेटेजिक जो ट्रीटी सऊदी अरब की साइन होने जा रही है, कल उसका इंडिया मिल गया है, कल उसका तकरीबन ऐलान हो गया है। तो ऐसी सूरत में इट्स अ विन विन गेम फॉर ऑल सच कंट्रीज जो कि इस मामले में जिनकी हार्मनी है, जिसकी कोलाबरेशन है। और यही मामला जब जमील साहब, एजाज चौधरी साहब और खालिद का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।